Friends, how are you all? So I'm Rashi Mamgai, master teacher at Vedantu, and today we are just going to discuss um, body fluid and circulation, right? So we are just going to discuss body fluid and circulation. So we know ये बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है. बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमें पता है जैसे हमारे घरों में पूरा फ्लूइड सर्कुलेट होता है, वाटर सर्कुलेट होता है, पाइपलाइंस के पंप लगा होता है मोटर, तो वो पूरे पानी को सप्लाई करता है पाइपलाइंस के अलग अलग फ्लोर्स के अलग अलग रूम्स में. तो सेम यहाँ पे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हमारी बॉडी में भी सेम ऐसे ही सिस्टम है. तो वी हैव बॉडी फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे पाइपलाइन के थ्रू, एंड दोस पाइपलाइन आर ब्लड वेसल्स. और पंप कौन करता है ब्लड वेसल्स में ब्लड को? ऑब्वियसली अवर हार्ट. सो हार्ट इज पंपिंग ऑर्गन, है ना. अमेजिंग. सो दिस इज हाउ वी रिलेट दिस विद द ह्यूमन सर्कुलेशन. तो जब ह्यूमन सर्कुलेशन की बात करेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, तो ह्यूमन सर्कुलेशन में क्या क्या चीज़ें अभी मैंने बताई, वो सारी चीज़ें हम लोग कंसिस्ट ऑफ. सबसे पहली चीज़ है बॉडी फ्लूइड. तो बॉडी फ्लूइड में ब्लड हो गया, और लिम्फ भी ब्लड का ही पार्ट है, तो दैट वी विल सी. सेकेंड थिंग हमने जो करना है दैट इज ब्लड वेसल्स, जिसके थ्रू यहाँ पे ये बॉडी ब्लड जो है वो फ्लो करेगा. इवन हम लिम्फ वेसल्स भी देखेंगे जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो करता है, राइट. एंड तीसरी चीज़ हमने देखना है हार्ट. तो जो हार्ट है दैट इज अवर पंपिंग ऑर्गन. तो दिस इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि क्या करता है, पंप करता है ब्लड को. ये आपको याद रखना, राइट. नाउ वी विल स्टार्ट विद द बॉडी फ्लूइड, उसके बाद ब्लड वेसल्स, एंड देन हार्ट. इस चैप्टर में ये तीनों चीजों को हम इस तरीके से करने वाले हैं, राइट. सो वी विल स्टार्ट विद द बॉडी फ्लूइड, ब्लड. तो ब्लड ही एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही अलग टॉपिक है. सो दैट वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. तो बॉडी फ्लूइड हम स्टार्ट करने वाले हैं. इसमें हम वी विल सी ब्लड फर्स्ट. तो आज का टॉपिक हम ब्लड, पूरा ब्लड ग्रुप वगैरह सारी चीज़ देखेंगे, ब्लड से रिलेटेड जितनी चीज़. So let's start with the blood. So when we talk about blood, we know this is the specialized connective tissue. तो ब्लड क्या है, ये बॉडी फ्लूइड क्या होते हैं, these are the specialized connective tissue. और ये ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, वैसे तो सारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है फाइबर, बट दिस इज फाइबरलेस. ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोई फाइबर्स नहीं होते. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ब्लड, तो फॉर्मेशन होता है इसका, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड. तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस से ब्लड फॉर्म होता है, दैट प्रोसेस कॉल्ड हीमोपोइसिस, राइट. तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हीमोपोइसिस. हीमो मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन. दिस इज समथिंग विच. उसके बाद यहाँ पे यही एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो अपनी चीजों को खुद सिक्रीट नहीं करता. बोन मैरो वगैरह में ब्लड के कंपोनेंट्स बनते हैं, राइट. तो दिस इज द ओनली सीटी. सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू को हम सीटी भी लिख सकते हैं. सीटी मीन्स कनेक्टिव टिश्यू. तो यही एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि अपने चीजों को सिक्रीट नहीं करता. दैट डजंट सिक्रीट इट्स ओन कंपोनेंट. अपने खुद के कंपोनेंट को सिक्रीट नहीं करता ये वाला कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड. ब्लड में है क्या? So when we talk about blood, so obviously it is having two things, plasma and formed element, right. तो यहाँ पे है ब्लड के दो कंपोनेंट्स हमने देखने हैं, ऑब्वियसली प्लाज्मा एंड दी फॉर्म्ड एलिमेंट. तो यहाँ पे वी विल सी कि ब्लड में क्या होता है. इट कंप्राइज्ड ऑफ टू थिंग्स. इट कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स. तो वो दो पार्ट्स कौन से हैं? तो ऑब्वियसली यहाँ पे उन दो पार्ट्स में आता है प्लाज्मा. तो मतलब 55 to 60%
ब्लड का कंपोजिशन प्लाज्मा ही बनाता है और बाकी उसमें होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट वी विल सी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे अप्रॉक्स 40 to 45% बना रहे हो ब्लड के। अब यहाँ पे प्लाज्मा हम देखेंगे, फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी देखने वाले हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ब्लड कॉर्पस, ब्लड सेल्स आते हैं कॉर्पसल्स, और दूसरा यहाँ पे आता है ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके दो पार्ट हैं, ब्लड प्लेटलेट्स। यहाँ पे जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो बेसिकली बनते हैं एक स्पेशल टाइप के सेल से, फॉर्म्ड बाय हीमोसाइटोब्लास्ट। यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का सेल है, हीमोसाइटोब्लास्ट ऑफ बोन मैरो। तो ये वाले स्पेशल सेल से हमारे ब्लड कॉर्पसल्स बनते हैं। और कौन से होते हैं ब्लड कॉर्पसल्स? सो ऑब्वियसली वी हैव आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, एंड डब्ल्यू मींस व्हाइट ब्लड, एंड वी विल डिस्कस इट इन अ वेरी डिटेल वे अहेड, राइट? अगर हम ब्लड प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है दैट इज आल्सो फॉर्म बाय स्पेशल सेल, और ये स्पेशल सेल को मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही एक मेगा कैरियोसाइट काफी लार्ज न्यूक्लियस होता है, बाद में निकल जाता है। प्लेटलेट बनते समय वो न्यूक्लियस निकल जाता है, राइट? तो मेगा कैरियोसाइट ऑफ बोन मैरो, तो हम देखेंगे कैसे बनता है। ठीक है, तो बस ये अभी आपको याद रखना है कि बोन मैरो में ही सारे ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स बन रहे हैं विद स्पेशल सेल्स, जो मैंने लिखवा दिया यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे वी विल स्टार्ट विद द प्लाज्मा, कि ब्लड में प्लाज्मा का क्या कंपोजिशन है, कैसा दिखता है, और फिर हम फॉर्म्ड एलिमेंट को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द प्लाज्मा पार्ट। तो ब्लड का पहला पार्ट है प्लाज्मा, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, ट्रांसलूसेंट कलर होता है। स्ट्रॉ कलर्ड मतलब थोड़ा ओपेक टाइप का, विस्कस होता है, काफी गाढ़ा फ्लूइड होता है, और ट्रांसलूसेंट टाइप होता है, राइट? तो विस्कस फ्लूइड है, काफी गाढ़ा फ्लूइड है, एंड ये जो है वो बनाता है फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। तो प्लाज्मा इज दैट फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। तो ब्लड से जो वो फ्लूइड निकल रहा होता है, वो पानी निकल रहा होता है, वो प्लाज्मा है, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। इसका अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द प्लाज्मा? तो सिंपल सी बात है, इसमें मैक्सिमम तो वाटर ही होता है। तो अगर हम इसका कंपोजिशन देखेंगे तो 90 to 92% में होता है वाटर, और उसके अलावा जो बचा अब उसमें प्रोटीन वगैरह और एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होते हैं। तो 8% इसमें होते हैं डिजॉल्व सॉल्यूट्स, और इन डिजॉल्व सॉल्यूट्स में क्या क्या चीजें होंगी? तो वी विल सी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन्स। वो कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स हैं दैट वी विल सी, राइट? प्रोटीन्स हैं, दूसरा यहाँ पे मिनरल्स हैं। मिनरल्स हैं, जैसे मिनरल्स में आ गया सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। तो ये सारे आयन्स यहाँ पे मिनरल्स एज अ मिनरल प्रेजेंट है। ग्लूकोज प्रेजेंट है ब्लड में, तो यहाँ पे 20 to 120, 80 to 120 ml, 180 to 120 mg पर ml होता है, पर ml ऑफ ब्लड इतना मिलीग्राम ये ग्लूकोज। अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है इसमें, डिसॉल्व अमीनो एसिड। उसके अलावा यहाँ पे लिपिड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। हेपेरिन होता है, तो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को बॉडी में नॉर्मली क्लॉट नहीं होने देता, राइट? सो इट्स अ नेचुरल, ये प्रेजेंट। उसके अलावा यूरिया वगैरह, लेकिन ये जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे हम यूरिया की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड, लिपिड, ये कुछ टाइम के लिए ब्लड में आते हैं और फिर लिवर में स्टोर हो जाते हैं, या लिवर के थ्रू फिल्टर होकर बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे यूरिया है, तो यूरिया जो है वो लिवर से ब्लड में जाएगा और किडनी उसको फिल्टर करके बाहर फेंक देगी। ग्लूकोज इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, अमीनो एसिड, लिपिड, ये सब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन फिर इनका जो ये स्टोर हो जाते हैं बॉडी में अलग अलग फॉर्म में, दैट वी नो, राइट? तो उसके बाद फाइनली अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे ब्लड में, राइट?
तो जब हम प्रोटीन्स की बात करें, तो ये प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स में। तो सबसे पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। सो फाइब्रिनोजन क्या है? ये एक क्लॉटिंग फैक्टर है, इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड क्लॉट के लिए। तो इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। लिवर इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो पहला प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। सेकंड प्रोटीन है ग्लोब्युलिन्स। तो ग्लोब्युलिन का काम क्या होता है? इट इज बेसिकली इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। ये किस में इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये बॉडी की डिफेंस में मदद करता है, डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। और ये क्या सिक्रीट करता है? ऑब्वियसली इट सिक्रीट एंटीबॉडी। ये सिक्रीट करता है एंटीबॉडी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अगर हम ग्लोबुलिन की बात करेंगे तो यहाँ पे वैसे इसके और भी सब टाइप्स होते हैं ग्लोबुलिन के। तो ग्लोबुलिन के वैसे सब टाइप भी होते हैं, जैसे अल्फा ग्लोबुलिन हो गया, बीटा ग्लोबुलिन हो गया, दिस यानी गामा ग्लोबुलिन हो गया। तो ये सारे इसके टाइप हैं ग्लोबुलिन्स के। उसमें से अगर हम अल्फा और बीटा की बात करें, तो अल्फा बीटा क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, किसकी? लिपिड और फैट सॉल्युबल विटामिन वगैरह, राइट। ट्रांसपोर्ट लिपिड्स दी, मतलब बॉडी वगैरह में लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जो भी लिपिड है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम इसका। तो ये इसका फंक्शन है अल्फा बीटा का। और गामा की अगर बात करेंगे तो गामा जो है सिंपली एंटीबॉडी से, तो ये वाला एंटीबॉडी सिक्रीट करेगा, डिफेंस में मदद करेगा, इम्यूनिटी में मदद करेगा, क्योंकि एंटीबॉडी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इट बेसिकली हेल्प इन दी विच फंक्शन इन दी इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, राइट। यहाँ पे ये इम्यूनिटी डेवलप करता है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रोटीन है दैट इज एल्ब्यूमिन। और जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में, उसका काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करके रखना, राइट। तो ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? तो ऑब्वियसली ये एक सॉल्यूट है, और आप सबने पता है, आप सबको पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब उसमें पानी को रखना, जितना पानी चाहिए उतना पानी को रखना, जितना फ्लूइड चाहिए उसको ऊज आउट कर देना, फिल्टर आउट कर देना, राइट। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है हमारे ब्लड में। कि ज़्यादा भी अगर वाटर रिटेन हो जाए तो वही प्रॉब्लम कॉज करेगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देगा, है ना, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाएगा। और अगर पानी कम हो गया तो बीपी जो है लो हो जाएगा। तो मतलब ये इस चीज़ को क्या करता है अपना, ऑब्वियसली मेंटेन करके रखता है। तो यहाँ पे जब भी वाटर कम हो जाता है तो सराउंडिंग टिश्यू से थोड़ा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ा देता है। जब ज़रूरत नहीं है, जब पानी बढ़ गया है तो उसको थोड़ा लूज़ कर देता है सर। तो इस तरीके से ये ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है, राइट। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम भी इसका ही होता है। तो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी दैट वी हैव रिटन इन दिस टू। अब हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जो सेकंड पार्ट है हमारे ब्लड का दैट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सेल हम पढ़ने वाले हैं दैट इज द रेड ब्लड सेल, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एरिथ्रोसाइट। तो इसको एरिथ्रोसाइट बोल। तो यहाँ पे ये होता है रेड कलर का, क्योंकि इसके पास स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, राइट। तो दैट वी विल सी ऑब्वियसली, यहाँ पे हम अभी इसको देखने वाले हैं। तो अगर हम आरबीसीज की बात करें, राइट, रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट की बात करेंगे, तो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट सेल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला सेल है बॉडी में। मोस्ट अबंडेंट सेल, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल।
सारे ब्लड सेल में से सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी का ही होता है। और आरबीसी में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में मदद करता है। तो इसके पास एक एंजाइम है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये काफ़ी तेज़ एंजाइम, सबसे ज़्यादा तेज़ एंजाइम, तेज़ी से काम करने वाला एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 रेस्पिरेशन के दौरान। CO2 को यहाँ पे ब्लड से लंग्स के पास लेकर जाता है, उसको बाहर निकालता है। ये रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर का इसलिए है, रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट, क्योंकि इसके पास है हीमोग्लोबिन पिगमेंट। तो ये वाली पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। कैसा होता है? इट इज बेसिकली राउंड इन शेप, बाइकॉन्केव शेप का होता है, ये आपको याद रखना है, राइट। ई न्यूक्लिएटेड होता है, ई न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस नहीं, नो न्यूक्लियस। तो मिच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस निकल जाता है, न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं होता मिच्योर आरबीसी में, ठीक है। ई न्यूक्लिएटेड मीन्स एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस। इवन इसमें ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लैक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है इसमें, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। देयरफॉर आरबीसीज, अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन, देयरफॉर आरबीसीज रेस्पायर एनारोबिकली, क्योंकि इनके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। और क्यों है, क्यों नहीं है इसके पास बहुत सारे जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं? क्योंकि इसको बहुत सारा हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करना है, because it has to accommodate huge amount of the hemoglobin। तो बहुत सारा हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई करने के लिए स्पेस चाहिए, so that's why mature आरबीसी ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स निकल जाते हैं। और बाइकॉन्केव शेप कैसा होता है? पिचका हुआ, है ना, बीच में से ऐसे पिचका हुआ होता है। जैसे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे आरबीसी का 3D, तो इस तरीके से मतलब बीच में चपटा हुआ होगा, एकदम वो डिस्क की तरह होता है। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन, जो है उसका फंक्शन क्या है? तो हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में काम करता है। तो हीमोग्लोबिन हैज सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और इसका कितना अमाउंट होता है हमारी आरबीसी में, कितना अमाउंट होता है हमारे ब्लड में, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर मेल के केस में हीमोग्लोबिन को हम HB लिखते हैं, मेल के केस में कितना होना चाहिए? 12 to 16 ग्राम पर ml पर 100 ml ऑफ ब्लड होना चाहिए। तो पर 100 ml ऑफ ब्लड अगर हम निकाल रहे हैं तो इतना ग्राम होना चाहिए हीमोग्लोबिन। फीमेल के केस में 12 to 14 ग्राम पर 100 ml, मतलब फीमेल के केस में कम होता है, ऑन एन एवरेज 15 ml, ऑन एवरेज यहाँ पे 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड माना जाता है हीमोग्लोबिन, राइट। तो ये है फीमेल के कंडीशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम हीमोक्रेट वैल्यू देखेंगे, राइट, सो व्हाट इज द हीमोक्रेट वैल्यू? तो हीमोक्रेट वैल्यू अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज इट? तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ द ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी, आरबीसी कितना ब्लड का वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही है, कितना परसेंट ब्लड को ऑक्यूपाई कर रही है। तो परसेंटेज का साइन है, परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम में कितना परसेंटेज ये ऑक्यूपाई करती है, राइट। तो दैट इज द हीमोक्रेट वैल्यू ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी। तो कितना करती है? तो वी नो वेरी वेल कि इन मेल ये यहाँ पे अप्रॉक्स 47% वॉल्यूम ब्लड का ऑक्यूपाई करता है। और इनके मेल के केस में ज्यादा आरबीसी क्यों है? क्योंकि भाई उनमें टेस्टोस्टेरोन है, और टेस्टोस्टेरोन आरबीसी फॉर्मेशन भी करता है, राइट। तो बिकॉज यहाँ पे आप रीजन ले सकते हो, बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आरबीसी बनाता है मेल के केस में। यस, एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी फॉर्मेशन मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन करता है, तो मेल में ज्यादा आरबीसी है, फीमेल के केस में कम है, तो 42%, कि उनमें टेस्टोस्टेरोन ऑब्वियसली नहीं हो, राइट, या बहुत बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। तो बच्चा यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम आरबीसी काउंट देखेंगे, तो व्हाट इज द आरबीसी काउंट? तो अगर आरबीसी काउंट अगर हम देखेंगे तो कितना होता है? तो अगर हम यहाँ पे मेल का केस देखेंगे तो 5 to 5.5,
5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन इन मेल, तो मेल के केस में इतना होता है और फीमेल के केस में कम होता है, 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब, मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इन फीमेल। तो फीमेल में इतना होता है, राइट। उसके बाद अगर हम आरबीसी फॉर्मेशन देखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के प्रोसेस को, तो प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रो मतलब होता है आरबीसी, पोइसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो एरिथ्रोपोइसिस की फॉर्मेशन को सॉरी आरबीसी फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और ये होता कहाँ पर है, तो एरिथ्रोपोइसिस अकर इन योक सैक, जब बहुत हमारी बॉडी, एम्ब्रियोनिक बॉडी बहुत इनिशियली डेवलप हो रही होती है, जब उसमें लिवर वगैरह भी नहीं बना। तो योक सैक ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस, बच्चे में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है बहुत इनिशियल स्टेज में, जब उसमें लिवर भी नहीं डेवलप हुआ, तो उस कंडीशन में एरिथ्रोपोइसिस योक सैक के अंदर होता है। ठीक है, योक सैक इज द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा इन yolk sac during early embryonic stage। तो अर्लीस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज जब एम्ब्रियो बनना शुरू ही हुआ है, उस केस में yolk sac करता है एरिथ्रोपोइसिस। फिर जैसे थोड़ा एम्ब्रियो बड़ा हो गया, मदर वूम में एम्ब्रियो थोड़ा बड़ा हो गया, लिवर बन गया है, राइट, तो लिवर उसमें फॉर्म हो गया, तो इट अकर्स इन, फिर एरिथ्रोपोइसिस होगा लिवर में और स्प्लीन में। भले स्प्लीन में ऑल्सो यहाँ पे ये जाके खत्म हो जाता है, आरबीसी डेथ भी होती है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, और फॉर्मेशन भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। तो ये कब होगा, ड्यूरिंग लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है, तो उस केस में यहाँ पे लिवर और स्प्लीन में बनता है। और बर्थ के बाद, आफ्टर बर्थ, यहाँ पे एरिथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, बोन मैरो में। तो बर्थ के बाद यहाँ पे बोन मैरो के अंदर होती है एरिथ्रोपोइसिस, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन खत्म होती है, सॉरी आरबीसी जाके खत्म होता है, ग्रेवयार्ड मतलब उसकी ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज मतलब यहाँ जाकर ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब खत्म आरबीसीज को ये पकड़ लेता है, खत्म कर देता है, जो भी आरबीसीज का जब एज खत्म हो जाता है, लाइफ स्पैन खत्म, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं बॉडी को आरबीसी डेवलप करने के लिए। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिंपली एरिथ्रोपोइसिस के लिए यहाँ पे आयरन हो गया, कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनेगा, फॉलिक एसिड से भी हीमोग्लोबिन डेवलप होता है, विटामिन बी 12 से मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी है, मतलब उसमें न्यूक्लियस जो है वो निकल जाता है, तो यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज में ये मदद करता है। कैसे, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस को निकाल के, बाय रिमूविंग न्यूक्लियस फ्रॉम मैच्योर आरबीसी, बाय रिमूविंग न्यूक्लियस फ्रॉम आरबीसी, फ्रॉम मैच्योर आरबीसी। तो जब यहाँ पे आरबीसी न्यूक्लियस निकल जाता है तो उसका मैच्योरेशन हो जाता है। और यहाँ पे एक हार्मोन है, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो रिस्पॉन्सिबल है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, और ये किडनी सिक्रीट करती है, सिक्रीटेड बाय स्पेशल सेल ऑफ किडनी। तो किडनी का एक स्पेशल सेल है, वो इसको करता है, दैट यू हैव टू रिमेम्बर। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं आरबीसी बनने के लिए। उसके बाद अगर हम लाइफ स्पैन देखेंगे आरबीसी का, तो क्या होता है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, आरबीसीज आर 120 डेज, 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाके खत्म। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में आरबीसीज का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी, आरबीसी काउंट अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया नॉर्मल कंडीशन, तो इस कॉल्ड एज, सी ए मीन्स कॉल्ड एज पॉलीसाइथीमिया। इस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं। और अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाए,
तो एबनॉर्मल डिक्रीज इन आरबीसी, अगर आरबीसी का काउंट बहुत कम हो जाए नॉर्मल से, एबनॉर्मली घट जाए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रो, मतलब होता है आरबीसी, साइटो मीन्स सेल, पीनिया मीन्स घट जाना। तो पीनिया शब्द जहां भी लिखे, जहां भी रहे, मतलब डिक्रीज, इट मीन्स डिक्रीज इन समथिंग, राइट। So this is all about our RBC. ये सब हमारे एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। Now finally एरिथ्रोसाइट के बाद जो सेल हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कौन सा सेल? सेकेंड टाइप का जो सेल है दैट इज द ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट मतलब यहाँ पे हम व्हाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, ऑब्वियसली ये कलरलेस होता है, इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं है। ठीक है, सो ऑब्वियसली दिस इज कलरलेस, ये यहाँ पे होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका, ठीक है। सो दिस इज द कलरलेस न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस भी है, सो इट्स अनलाइक आरबीसी, आरबीसी जैसा नहीं। एंड यहाँ पे अदर ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, अदर ऑर्गेनल्स आल्सो प्रेजेंट, राइट। और यहाँ पे जो है वो एमीबॉइड शेप का है, इरेगुलर शेप, तो कोई एज सच पर्टिकुलर शेप, अलग अलग शेप में ये प्रेजेंट होता है। कुछ डब्ल्यूबीसी की बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज द डायपिटेसिस। तो कुछ डब्ल्यूबीसी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सम डब्ल्यूबीसी, क्योंकि रेगुलर शेप का है, एमीबॉइड शेप के होते हैं, कुछ कुछ शेप को चेंज भी कर देते हैं अमीबा की तरह, तो एमीबॉइड शेप आ जाता है। तो कुछ आरबीसी डायपिटेसिस शो करेंगे। अब ये डायपिटेसिस क्या होता है? जैसे यहाँ पे कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो क्या होता है, सपोज करो यहाँ पे इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई कोई रीजन है जिसमें इन्फेक्शन आ चुका है, तो उस इन्फेक्शन की साइट पे डब्ल्यूबीसी यहाँ पे पिचक कर कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं उस इन्फेक्शन को खत्म करने। तो हाउ वुड यू डिफाइन दिस डायपिटेसिस? तो ऑब्वियसली ओजिंग आउट, पिचक कर बाहर आना या स्क्वीज आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी, राइट, ओजिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरी से ooze आउट करके बाय चेंजिंग देयर शेप, अपना शेप चेंज करके, बाय चेंजिंग देयर शेप, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी जो है वो ooze आउट हो गए ब्लड कैपिलरी से अपना शेप चेंज करके, टू परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। क्या परफॉर्म करने के लिए? फैगोसाइटोसिस, मतलब उसको खाने के लिए यहाँ पे इन्फेक्शन वाली साइट पर आ गए। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे आए क्यों ये ooze आउट होकर ब्लड कैपिलरी से? जिससे कि इन्फेक्शन को ये खा सके, फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना। तो यहाँ पे फाइनली डब्ल्यूबीसी आए और ये कहेंगे अब हम इन्फेक्शन है, तो ये इसको खा जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी। अगर हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे तो टोटल टोटल ल्यूकोसाइट काउंट बहुत कम होता है। काउंट जो है टीएलसी काउंट, मतलब टोटल कितना होता है डब्ल्यूबीसी, तो अप्रॉक्स 6000 टू 8000 मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये यहाँ पे इसका काउंट है ब्लड का, राइट, मिलीमीटर क्यूब ऑफ द। तो मतलब ये अगर आरबीसी के कंपेयर में देखेंगे, अगर रेशियो भी निकालेंगे तो बहुत ही बड़ा रेशियो डिफरेंस यहाँ पे आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां तो मिलियन में था, 4 मिलियन टू 5 मिलियन, है ना। और इसमें क्या है, 6000 से 8000। तो मतलब अगर हम रेशियो निकालने की कोशिश भी करेंगे तो सोचो मिलियन और हजार का कितना रेशियो डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है, अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज ल्यूको, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन नोन एज ल्यूकोपोइसिस। पोइसिस मतलब फॉर्मेशन, और ल्यूकोपोइसिस कहाँ होता है? ऑब्वियसली बोन मैरो।
जो हम ऑलरेडी भी देख चुके हैं, स्पेशल सेल को बनाता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसकी लाइफ स्पैन, तो लाइफ स्पैन जो होता है बोन मैरो का, दैट इज फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स। यहाँ पे फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स होता है, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करेंगे एबनॉर्मली बढ़ जाए, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस या ल्यूकेमिया। अगर एबनॉर्मली बढ़ जाए तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एबनॉर्मली बढ़ जाना, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है जब, राइट। और वैसे ये दो टर्म वैसे डिफरेंस है, चलो यहाँ पे इसको लिखते हैं सिर्फ ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब एबनॉर्मल, जब एबनॉर्मली बढ़ जाता है, ज्यादा हाई नंबर हो जाता है, और ये मेनली जैसे इन्फेक्शन के टाइम पर होता है। तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन ये देखा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का नंबर भी बढ़ गया, राइट, ड्यू टू इन्फेक्शन ये बढ़ जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सपोज करो एबनॉर्मल एबनॉर्मल इंक्रीज इन अबनॉर्मल टोटल एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी, तो मतलब यहाँ पे जो डब्ल्यूबीसी है वो बड़े एबनॉर्मल शेप साइज में, बड़े एबनॉर्मल से दिख रहे हैं। तो अगर एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मली बढ़ जाए तो उसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, दैट इज ब्लड कैंसर। तो ये ब्लड कैंसर वाली कंडीशन। तो ये डिफरेंस होता है कि इन्फेक्शन के टाइम पर नॉर्मल वाले डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ब्लड कैंसर में जो डब्ल्यूबीसी बढ़ते हैं वो अबनॉर्मल शेप के होते हैं, नॉर्मल साइज अबनॉर्मल होते हैं दिखने में सारे ना। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोपोइसिस लिख दिया है, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी वी हैव डन। तो बच्चा दैट्स ऑल। और अगर एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाए इसका नंबर तो ल्यूकोसाइटोपिनिया है, पीनिया मतलब मैंने, तो एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाए इन टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, तो दैट कंडीशन नोन एज ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो नाम से समझ में आ रहा है, पीनिया जहां भी आ जाए मतलब डिक्रीज हो गया डब्ल्यूबीसी का नंबर, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट इट्स कॉमन पॉइंट। अब यहाँ पे अगर ल्यूकोसाइट के टाइप्स देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी देखेंगे, तो डब्ल्यूबीसीज दो टाइप के हैं, बहुत सारे बेसिस पर, दैट वी विल। तो यहाँ पे कौन से दो टाइप्स के हैं, पहला है ग्रैन्युलोसाइट और दूसरे हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिंपली बात है भाई, अगर दोनों का डायग्राम देखेंगे तो एक के साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स, कोई कंकड़ जैसे ग्रैन्यूल्स यानी कंकड़, कंकड़ जैसे कोई स्ट्रक्चर नहीं होंगे, लेकिन वहीं ग्रैन्यूल्स वाले के साइटोप्लाज्म में खूब कंकड़ जैसे स्ट्रक्चर होंगे। और प्लस इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो इसके न्यूक्लियस जो होगा वो मतलब वो मल्टी लूप्ड होगा, तो जैसे उसमें न्यूक्लियस के ऐसे लूप्स बने, इस टाइप से एक न्यूक्लियस है उसके ऐसे लोब्स बने हुए हैं, तो मतलब ऐसे लोब्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे कंटेन ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म, तो इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इसके साइटोप्लाज्म में जो हमें दिख रहा है। और बाकी अगर ए ग्रैन्युलोसाइट में देखेंगे तो इसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होगा साइटोप्लाज्म में, नो ग्रैन्यूल्स। और अगर इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो इसका न्यूक्लियस है मल्टी लोब्ड, बहुत सारे से लोब्स होंगे, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस आपको दिख ही रहा है, एक न्यूक्लियस है। लेकिन इसके केस में सिंगल लार्ज कोई लोब नहीं होगा, तो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट, लेकिन इनमें लोब्ड होते हैं, मतलब उसी के ही ऐसे चार पांच ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होंगे, चार पांच ऐसे तोंद निकली होंगे इधर उधर से, दैट यू कैन सी इन द डायग्राम। सो नाउ अब हम देखने वाले हैं कि ग्रैन्युलोसाइट के टाइप्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट के टाइप्स। तो बच्चा जो ग्रैन्युलोसाइट हैं उनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं, और फिर हम ए ग्रैन्युलोसाइट को, तो लेट्स सी देम। चलो फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्रैन्युलोसाइट हम करते हैं। तो लेट्स कंप्लीट ग्रैन्युलोसाइट। तो ग्रैन्युलोसाइट मतलब जिनके ग्रैन्यूल्स वगैरह जो मैंने आपको बताया अभी, ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट इनमें,
अब यहाँ पे जो सबसे पहला है दैट इज न्यूट्रोफिल। तो ए टाइप इज द न्यूट्रोफिल। इसको न्यूट्रोफिल क्यों बोलते हैं आई विल टेल यू। और इसका दूसरा नाम है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी बोल देते हैं PMN। इसके न्यूक्लियस बहुत सारे अलग अलग शेप के दिखते हैं। पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब शेप, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, इसलिए PMNL। और न्यूट्रोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके ग्रैन्यूल्स जो होते हैं ना वो डाई हो जाते हैं एसिडिक डाई एसिडिक स्टेन से भी और बेसिक स्टेन से, तो इसलिए न्यूट्रोफिल इसको बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट होता है बेसोफिल, और इसको बोलते हैं इओजोनोफिल। इओजोनोफिल और बेसोफिल, राइट, सॉरी एसिडोफिल। तो इओजिन जो है वो ऑब्वियसली एसिड है, एसिडोफिल होता है। तो इसका नाम एसिडोफिल क्यों पड़ा, क्योंकि ये एसिडिक स्टेन से डाई होता है, इसलिए इसका नाम एसिडोफिल पड़ा। और सी टाइप है बेसोफिल। तो ये जो तीन टाइप हैं ये आपको याद रखना है, राइट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बेंजी या बैंजी, राइट। तो ई फॉर इओसिनोफिल, बी फॉर बेसोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल और जी फॉर ग्रैन्युलोसाइट। ये तीन टाइप हैं ग्रैन्युलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल इसमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, दैट इज 60 to 65%। मतलब ये अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला डब्ल्यूबीसी। एसिडोफिल फिर बीच का होता है, 2 to 3% होगा। और जो बेसोफिल मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली वो वाला जो होता है बच्चा वो यहाँ पे सबसे कम होता है, राइट। तो ये होगा कम से कम 0.5 to 1%, तो बहुत कम होता है इसका। तो नाउ वी विल सी कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्या क्या फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रोफिल का कैसा है, न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इसमें ग्रैन्यूल्स होंगे बहुत सारे, और इसका न्यूक्लियस देखेंगे तो न्यूक्लियस में से बहुत सारे ऐसे लोब्ड होते हैं, अलग अलग लोब्ड ऐसे। तो 2 से 5 लोब होंगे। तो ऑब्वियसली इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स हैं, इसलिए ग्रैन्युलोसाइट है। और न्यूक्लियस भी लोब्ड हैं, तो कितने लोब्स होते हैं इसमें, 2 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में भी 2 से 5 लोब्स इसमें टाइप है। अब इसका पर्पस क्या है, और ऑब्वियसली मैंने कहा ये मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है, 60 से 65% डब्ल्यूबीसी यही होता है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी। और इसका पर्पस क्या है, तो मैंने कहा इसको न्यूट्रोफिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको दोनों एसिडिक, इसके ग्रैन्यूल्स को एसिड डाई से भी, एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से, बोथ एसिडिक बेसिक डाई से इसको स्टेन कर सकते हैं। बोथ एसिडिक बेसिक स्टेन कैन बी यूज टू डाई, राइट। तो यहाँ पे दोनों यूज हो सकते हैं, कैन बी यूज टू डाइट। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस। क्या काम है, फैगोसाइटोसिस, मतलब ये खा जाता है, जहां पे भी इन्फेक्शन हुआ है वहां पे जाके चीजों को खा जाएगा या इन्फेक्शन को खा जाएगा। तो मतलब यस ये डायपिडेसिस शो करता है। तो जो भी फैगोसाइटोसिस, जिस भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है ना, जिस भी डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होगा फैगोसाइटोसिस, याद रखना वो डायपिडेसिस जरूर शो, राइट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फैगोसाइटोसिस के लिए इसको जाना पड़ेगा किधर, इसको जाना पड़ेगा, पूज आउट होना पड़ेगा इन्फेक्शन की साइड पर। एसिडोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे ग्रैन्यूल्स, और इसमें 2 ही लोब होते हैं इस, तो यहाँ पे फाइन फाइन ग्रैन्यूल्स हैं इसके साइटोप्लाज्म में। और इसके जो न्यूक्लियस है उसमें वो बाइलोब न्यूक्लियस होता है, देखिए रहा है 2 लोब्स हैं इसमें। और यहाँ पे जो ग्रैन्यूल्स है ऑब्वियसली उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम, परऑक्सीडेज एंजाइम वगैरह होते हैं। और एसिडोफिल का काम क्या है, और ऑब्वियसली इसको एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एसिडिक स्टेन यूज करते हैं, इसको डाई करने के लिए एसिडिक स्टेन यूज करते हैं, दैट इज नोन एज इओजिन। तो उस एसिडिक स्टेन का नाम इओजिन है, इसलिए इसको इओजिनोफिल भी बोला जाता है, बिकॉज दैट डाई, दैट स्टेन विच वी यूज इट, दैट इज इओजिन, और उसी से इसको डाई करते हैं। अब यहाँ पे एसिडोफिल का काम क्या है, इट इज एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे जो भी इंफेक्शन होता है वो हिस्टामिन की वजह से होता है।
लेकिन ये क्या करता है, उस जब भी हमें एलर्जी हुई है प्रॉपर्टी, राइट, तो उसको कम करने की, सप्रेस करने की कोशिश करता है, यानी हिस्टामिन के अपोजिट काम करेगा, एंटी इंफ्लामेटरी होता है, राइट, रेजिस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन या फिर जो भी एलर्जी है उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। तो ये इसका काम होता है। इवन जो इयोसिनोफिल है, एलर्जिक कंडीशन में काफी बढ़ जाता है, जिससे कि जो भी एलर्जी है उसको सप्रेस कर सके, राइट। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन नंबर किस टाइम पर, ड्यूरिंग एलर्जी। तो एलर्जी के टाइम पर इसका नंबर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना। उसके अलावा जो एसिडोफिल एसिडोफिल है वो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व भी करता है, राइट। तो इट ऑल्सो डिसॉल्व ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम। तो इतने सारे फंक्शन हैं एसिडोफिल के। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पे है बेसोफिल। तो बेसोफिल का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें जो अगर हम देखेंगे तो ये इसमें एस शेप्ड यहाँ पे ऐसे न्यूक्लियस होता है, ये लोब एस शेप्ड होता है। तो नाउ यू कैन सी कि 3 लोब्स होंगी और ये एस शेप्ड दिखता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ग्रैन्यूल्स तो है ही इसके साइटोप्लाज्म में। और ये सबसे कम डब्ल्यूबीसी है, सबसे कम नंबर में होता है, लीस्ट वाला है। और ये क्या करेगा, ये सिक्रीट करेगा कुछ केमिकल को, जैसे सीरोटोनिन, और सीरोटोनिन ब्लड वेसल की डायमीटर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन या वेसो डायलेशन अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एरिया में ये करता है। दूसरा यहाँ पे है हेपेरिन, सिक्रीट करेगा, दूसरा केमिकल है हेपेरिन, जो कि क्या करेगा, ऑब्वियसली एंटीकोगुलेंट होता है, कोगुलेशन को होने से रोकता है। और दूसरा यहाँ पे है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी करता है, तो ये एलर्जिक है, एलर्जी कॉज करेगा, एलर्जिक रिएक्शन की रिस्पॉन्सिबल। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि बेसोफिल एलर्जी करवाता है और एसिडोफिल उसको रेजिस्ट करता है ना। तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी। So I'm sure that this point is clear to everyone. That's all. This is all about the granulocyte. अब हम ए ग्रैन्युलोसाइट को देखेंगे तो ये दो ही टाइप का है। ए ग्रैन्युलोसाइट दो टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टाइप है दैट इज लिम्फोसाइट और दूसरा है मोनोसाइट। तो आप इसको एमएलए से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखोगे, एमएलए, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, ए फॉर ए ग्रैन्युलोसाइट के टाइप्स है। तो लिम्फोसाइट टोटल 20 से 25% डब्ल्यूबीसी का पार्ट बनाता है। और जो लिम्फोसाइट है वो सेकंड अबंडेंट है। तो मोस्ट अबंडेंट है हमारा न्यूट्रोफिल और उसके बाद सेकंड मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी है हमारा लिम्फोसाइट। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल सेल विद राउंड न्यूक्लियस, तो राउंड न्यूक्लियस होता है इसका। और इसका फंक्शन क्या है, ये यहाँ पे सेल का राउंड न्यूक्लियस है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो ऑब्वियसली ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इट एग्जिस्ट टू फॉर्म्स। तो वो दो फॉर्म्स कौन सी हैं, तो ऑब्वियसली बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फो, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फो। अब दोनों सेल का फंक्शन क्या है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का। तो अगर हम बी सेल देखेंगे इसका फंक्शन और टी लिम्फोसाइट सेल का फंक्शन, तो बी सेल जो होता है बेटा ये सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज, ये सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज जब भी बॉडी में इंफेक्शन हो। और जो बी सेल है वो फॉर्मेशन भी बोन मैरो में होता है और मिच्योर भी बोन मैरो में। फॉर्मेशन एंड मिच्योर दोनों, इसका फॉर्मेशन और मैचुरेशन दोनों बोन मैरो में होता है, बी सेल उसका। तो मतलब ऑल इन ऑल ये हमारी इम्यूनिटी में मदद। टी सेल जो होता है वो हमारे सेल को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मतलब होता है कि अगर कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ है तो हमारा बॉडी समझ जाता है कि ये मेरा सेल तो नहीं, राइट। तो इस टाइप का अपने सेल को दूसरे सेल से डिफरेंशिएट करना कि ये मेरा सेल नहीं है, किसी कोई और अलग फॉरेन सेल है,
उसको डिफरेंशिएट करने का काम टी लिम्फोसाइट का होता है, और ये मिच्योर होता है थाइमस में। मिच्योर टी सेल मिच्योर होता है थाइमस में, इसलिए इसको टी सेल बोलते हैं। और फॉर्मेशन इसका बोन मैरो में होता है। फॉर्मेशन इसका बोन मैरो है, लेकिन मैच्योरेशन इसका थाइमस थाइमस ग्लैंड होती है वहां, नियर द हार्ट यहाँ। और ऑब्वियसली बात है, दोनों सेल का काम क्या होगा, तो ऑब्वियसली दे हैव रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को अच्छा बनाता है, ये दोनों का रोल है। मोनोसाइट की अगर बात करेंगे बच्चा, तो मोनोसाइट जो होता है वो काफी बड़े साइज का होता है, लार्जेस्ट सेल होता है, और 2 से 10% मोनोसाइट का ही होता है। अगर इसका किडनी एकदम बड़ी सी किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है, किडनी शेप या बीन शेप न्यूक्लियस, और इनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स वगैरह नहीं होंगे, जैसे हम देख पा रहे हैं। बीन शेप्ड न्यूक्लियस है, और ऑब्वियसली प्लाज्म में जिसमें कोई ग्रैन्यूल्स वगैरह नहीं। और यू कैन सी ये जो है लार्जेस्ट साइज का है, तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है बेटा ये, और इसका काम भी फैगोसाइटोसिस, सेम एज न्यूट्रोफिल। तो मतलब यहाँ पे न्यूट्रोफिल एंड जो मोनोसाइट है, ये दो सेल हैं जो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दे कैन ooze आउट, दे कैन शो डायपिडेसिस, डायपिडेसिस ये शो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये फैगोसाइटोसिस इनका फंक्शन है। तो ये चीज आपको याद रखना है, फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाना, एनगल्फ करना जिस भी फॉरेन पार्टिकल को या बैक्टीरिया को, है ना, तो फॉरेन सेल या फॉरेन जो भी है सेल वगैरह उसको एनगल्फ कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में मोनोसाइट जाकर, जैसे कि कुछ लोग यहाँ पे गए दिल्ली तो दिल्लीite हो गए, कुछ गए मुंबई तो मुंबईकार हो गए। तो यहाँ पे सेम जब हम मोनोसाइट की बात करते हैं तो एंटर ये अलग अलग टिश्यूज में जाकर वहाँ के मैक्रोफेजेस और वहीं परमानेंटली रहने शुरू, राइट। तो जो मैक्रोफेज है ना, वो मोनोसाइट का ही मॉडिफिकेशन। तो यस, यू कैन से कि ये एंटर करते हैं, एंटर इनटू डिफरेंट टिश्यू, तो डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में जाके वहीं परमानेंटली दे बिकम मैक्रोफेज देयर, और वहीं परमानेंटली रहे, दे बिकम मैक्रोफेज देयर। तो जो मैक्रोफेज है ना बेटा, वो भी मोनोसाइट का ही मॉडिफिकेशन है, ये आपको याद रखना है। दैट्स ऑल, दिस इज ऑल अबाउट दी डब्ल्यूबी, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, दैट इज फ्यू आवर्स टू फ्यू ईयर्स, अलग अलग सेल का अपना अपना लाइफ स्पैन। That's all. Now we will see third type, C type का जो सेल है, थर्ड टाइप का जो सेल है हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट में, दैट इज द ब्लड प्लेटलेट। तो जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना, ब्लड प्लेटलेट्स और इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स है, क्या करेगा, ब्लड क्लॉट को रोकेगा। तो याद रखना, दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट। तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट में से, दैट इज डब्ल्यूबीसी आरबीसी में छोटा साइज इसी का होता है, इसमें भी कोई न्यूक्लियस नहीं, इन्यूक्लिएटेड है ये भी, मतलब कोई न्यूक्लियस नहीं, राउंड और ओवल डिस्क शेप है, डिस्क लाइक बॉडी है इसकी, और इसको ट्रू सेल नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट, कहा था ना स्पेशल सेल है मेगा कैरियोसाइट। कैसे? सपोज करो ये बड़ा सा मेगा कैरियोसाइट है, बड़ा सा इसमें, और लेकिन ये प्लेटलेट टूट टूट कर सेल फ्रेगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े इसके हो जाते हैं, और ये जो छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स हैं जो इसके टुकड़े टूटे, तो उन्हीं को प्लेटलेट बोला जाता है। तो मेगा कैरियोसाइट क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा सेल फ्रेगमेंट्स, जो प्लेटलेट कहलाते हैं, और इनका न्यूक्लियस व्यूक्लियस का सब खत्म। तो प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं, ठीक है जी। और इसको ट्रू सेल भी नहीं बोलते क्योंकि ये सेल के टुकड़े हैं। काउंट क्या है, 1.5 to 3 लाख, ये इसका काउंट है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, तो ये इसका काउंट है। उसके बाद जो फॉर्मेशन है ब्लड क्लॉटलेट का, सॉरी ब्लड प्लेटलेट का, दैट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस। तो प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपोइसिस।
थ्रोम्बोपोइसिस भी इसको बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे थ्रोम्बोसाइट का बनना, ठीक है। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन 1 हफ्ते के बराबर होता है। तो इफ वी सी लाइफ स्पैन इट्स अप्रॉक्स 1 वीक, 7-8 दिन का में ये खत्म हो जाता है। तो डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन एंड लिवर, तो खत्म जाकर कहाँ होता है, लिवर या स्प्लीन। डिस्ट्रॉयड इन लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अब नॉर्मली अगर इसका नंबर बढ़ जाए, अब नॉर्मल इंक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट अगर बढ़ जाए अब नॉर्मली, तो दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। और अगर एबनॉर्मली डिक्रीज हो जाए, जैसे कुछ डिजीज में इसका काउंट कम हो जाता है, दैट इज साइटोपीनिया। और इसकी वजह से, पीनिया मतलब डिक्रीज, इसके वजह से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लेटलेट का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। और अगर ये कम हो गया प्लेटलेट्स का अमाउंट, तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, चोट लगी तो खून निकलता ही जाएगा, ठीक है। So we will start with the blood clotting in the next class, and we will see the blood groups also. I hope you like the video, and thanks a lot guys. So see you all in the next class. Enjoy your day. Have a great